हेलो फ्रेंड्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन। ये टॉपिक जो है ये पॉलिटी विषय का टॉपिक है और हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टॉपिक आरएस प्री मेंस, आईएएस प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो प्रेसिडेंट रूल टॉपिक है ये वैसे आपातकाल टॉपिक के अंडर आता है। और जो आपातकाल है वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा प्रेसिडेंट्स रूल पर, राष्ट्रपति शासन पर। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे, किन पॉइंट्स पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आरोपण के आधार, ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन। दूसरा टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है प्रक्रिया तथा समय अवधि, प्रोसीजर एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। फिर तुलना, हम इसकी तुलना करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल से। उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति आपातकाल से रिलेटेड उच्चतम न्यायालय के क्या निर्णय अब तक रहे हैं, उच्चतम न्यायालय ने क्या गाइडलाइंस दी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को अब। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। तो वो अनुच्छेद है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356। हमारे लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सारे जो प्रावधान है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इस आर्टिकल के अंडर आते हैं। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल, तो इसे कौन लगाता है? इसे राष्ट्रपति लगाते हैं। और इस आपातकाल को कहाँ लगाया जाएगा? आपको इस नाम से ही पता चल रहा है, राज्य में, स्टेट में। तो ये आपातकाल जो है इसे राष्ट्रपति लगाते हैं स्टेट में। अब आपको जैसा कि नाम से पता चल रहा है, राज्य में आपातकाल, तो ये आपातकाल जो है ये कब किसी राज्य में लगाया जाएगा? जब किसी राज्य की परिस्थितियां बहुत ही विकट होगी, कुछ खास तरह की स्थितियां किसी राज्य में होगी, तब इसे लगाया जाएगा। इस आपातकाल को कभी भी सामान्य परिस्थिति के अंदर नहीं लगाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं वो ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा देते हैं। तो वो है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। संवैधानिक तंत्र का विफल होना, व्हाट इज मीन बाय फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। तो आर्टिकल 356 के अंडर जो चीज मेंशन करी गई है, जिस परिस्थिति के अंदर कहीं किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, वो है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। अब आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल जैसे शब्दों का प्रयोग इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं किया गया है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? इस अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। अब जैसा कि मैं आपको बताने वाली थी कि संवैधानिक तंत्र का विफल होने से क्या अभिप्राय है, इसका मतलब है यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, if the state government is not functioning in accordance with the provision of constitution, then it is considered as failure of constitutional machinery। किसी भी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जब कार्यरत नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल माना जाता है और वहां पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि केंद्र में बैठे जो राष्ट्रपति हैं उन्हें ये बात कैसे पता चलती है कि किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो गया है। तो आप सभी को ये बात मालूम होगी कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्यरत होते हैं गवर्नर। ये गवर्नर क्या करते हैं, ये हर 15 दिन में राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सेंड करते हैं, एक रिपोर्ट भेजते हैं
इस रिपोर्ट में ये उस राज्य की कानून व्यवस्था, वहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति है, कितने अपराध हो रहे हैं, नीतियों का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, ये सारी सूचनाएं केंद्र को भेजते हैं। ये प्रेसिडेंट के पास किस डिपार्टमेंट के थ्रू जाती है, तो एक राज्य विभाग होता है जिसको हम स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ये हर 15 दिन में रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट में जाती है। अब ये स्टेट डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है? ये स्टेट डिपार्टमेंट जो है ये गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ये निर्णय ले सकते हैं कि किसी राज्य की स्थिति जो है कैसी है, वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या वो राज्य जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर रहा है। तो अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ इसी रिपोर्ट पर डिपेंडेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है वो ठीक से काम कर रहा है या विफल हो गया है? तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति सिर्फ इस रिपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो फिर किस तरीके से राष्ट्रपति को ये बात पता चलेगी? तो केंद्र की बहुत सी एजेंसियां राज्य में कार्यरत होती हैं और ये सारी एजेंसियां राष्ट्रपति को ये सूचना प्रदान करती है और उस बेसिस पर राष्ट्रपति जो है ये निर्णय ले सकते हैं कि किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप चल रहा है। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आर्टिकल 356 के बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड और भी कोई आर्टिकल अगर है तो हमें उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो वैसा ही एक आर्टिकल है अनुच्छेद 365। अब ये अनुच्छेद 365 क्या कहता है? यदि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द administrative directives of central government, then it is also considered as failure of constitutional machinery। तो उस बेसिस में भी जब संवैधानिक तंत्र विफल माना जा रहा है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है SR मुंबई केस 1994, जहाँ पर बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा था, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान का बुनियादी ढांचा है। पंथ निरपेक्षता को संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया और जो भी राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है या इस अवधारणा को कि अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने में अनसक्सेसफुल है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उस राज्य में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो सेक्युलरिज्म इज कंसिडर्ड एज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर दिया था। अब इसके अलावा भी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके बेसिस पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो एक और ऐसी सिचुएशन है जिसे हम कहते हैं हंग असेंबली। अब ये जो हंग असेंबली है इसे हिंदी में त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। तो ये हंग असेंबली की सिचुएशन जो है ये कब क्रिएट होती है, ये हंग असेंबली क्या होती है, आइए जानते हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल इस स्थिति में ना हो कि वो सरकार बना सके, ना तो स्वयं ना ही गठबंधन के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वहां पर त्रिशंकु विधानसभा वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि राज्य के किसी भी राजनीतिक दल के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है, इतनी सीट्स नहीं है कि वह स्वयं सरकार बना सके। तो ऐसी स्थिति में भी उस राज्य में क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब ये जो केस है इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे कि क्यों इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता किसी राज्य में माना गया है। हम राज्य के एग्जाम्पल्स, उदाहरण के थ्रू उसको समझने की कोशिश आगे करेंगे। तो हम अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाई सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये पावर्स जो है, ये शक्तियाँ जो है, ये केंद्र सरकार के पास कहाँ से आती है। तो ये शक्तियाँ केंद्र सरकार को देता है अनुच्छेद 355।
आर्टिकल 355 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह केंद्र सरकार को ये शक्तियां देता है कि जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल माना जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य के अंदर इंटरवीन कर सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है 355 में, आइए अब हम डिटेल से देखते हैं। 355 में लिखा हुआ है यह संघ सरकार का दायित्व है, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ हैं, तो यहाँ पर तीन तरीके के इंपॉर्टेंट दायित्व, तीन मुख्य दायित्व जो है संघ सरकार के राज्य सरकार के लिए मेंशन किए गए हैं। तो देखते हैं पहला दायित्व क्या है। पहला दायित्व है बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना। इट इज़ ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्टेट फ्रॉम द एक्सटर्नल अग्रेशन। उसके अलावा दूसरा दायित्व क्या है, राज्य में आंतरिक शांति बनाए रखना। इट इज अ ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू मेंटेन इंटरनल पीस विद इन द स्टेट। फिर तीसरा क्या दायित्व है, टू इंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस आर फॉलोड। तीसरा दायित्व है संविधान की पालना हो, ये सुनिश्चित करे जो संघ सरकार है कि राज्यों में संविधान की पालना हो रही है। तो ये 355 है जो केंद्र सरकार को ये पावर देता है, केंद्र सरकार को ये शक्तियां देता है कि वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप करे। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे कि जो किसी भी राज्य में जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, उसको लगाने की प्रक्रिया क्या होगी और समय अवधि क्या होगी, किस तरीके से किसी भी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम किया जा सकता है और उस प्रोक्लेमेशन की ड्यूरेशन क्या हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है वो राष्ट्रपति लगाते हैं। किस स्थिति में लगाते हैं, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो, व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसे कैसे लगा सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। अब जब किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र को विफल माना जा रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कितने समय के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं, तो वो 2 माह के लिए, 2 महीने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, अब किसी राज्य के अंदर हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है तो वो 2 महीने के लिए लगाया जाएगा। अब 2 महीने का जो समय है उसके पूरे होने के बाद क्या होगा, उसके पूरे होने के बाद या तो वो राष्ट्रपति शासन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, पर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि उस राज्य की परिस्थितियां अभी भी विकट बनी हुई है और वहां पे राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा है इसको दोनों सदनों द्वारा बहुमत से इसका अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, सो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और किस तरीके से अप्रूव होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी के साथ। सो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजोरिटी बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी स्थिति में जब अप्रूवल हो जाएगा, जब इसका अनुमोदन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है वो कितने समय के लिए फिर आगे बढ़ जाएगा, तो वो ऐसी स्थिति में 6 माह के लिए, 6 मंथ्स के लिए वो आगे बढ़ जाएगा। अब जब 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ गया है तो फिर क्या होगा, 6 माह पूरे होने पर या तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, पर अब भी उस राज्य की स्थितियां ऐसी है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन की जरूरत है और उसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यही प्रोसीजर वापस रिपीट किया जाएगा, यही जो स्टेप है ये वापस दोहराया जाएगा। वापस इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा का अनुमोदन होना चाहिए। द प्रोक्लेमेशन विल बी इंक्रीज्ड बाय 6 मंथ्स इफ इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद अ सिंपल मेजोरिटी। वापस किस तरीके से पास होना चाहिए इसको, साधारण बहुमत से, और साधारण बहुमत से पास हो जाने पर, इसका अनुमोदन हो जाने पर ये वापस 6 महीने के लिए बढ़ जाएगी। तो 6 महीने यहाँ बढ़ गई है और 6 महीने यहाँ बढ़ गई है, तो इस तरीके से ये कितने समय के लिए बढ़ गई है, 1 वर्ष के लिए। तो इस तरीके से किसी भी राज्य में 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ में ये वापस बता देती हूँ कि
1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, संसद के दोनों सदनों से इस उद्घोषणा को सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से पास होना जरूरी है। अब यहाँ पर ये 1 वर्ष में किस तरीके से बढ़ा है, 6-6 महीने करके, तो मतलब एक बार में मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए बढ़ जाएगा, ये 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1 वर्ष हो चुका है, पर उस राज्य की स्थितियां जो है वो अभी भी खराब है और वहां पे राष्ट्रपति शासन को और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, हम जानते हैं आगे। तो देखो, 1 वर्ष से अधिक अगर राष्ट्रपति शासन को किसी भी राज्य में बढ़ाना है तो ऐसा सिर्फ 2 परिस्थितियों के अंदर किया जा सकता है। मतलब ऐसा करने के लिए 2 सिचुएशंस का होना बहुत जरूरी है। उन्हीं 2 सिचुएशन के अंदर राष्ट्रपति शासन को किसी भी राज्य में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो पहली स्थिति क्या है, देखते हैं। पहली स्थिति है यदि राष्ट्र में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा चल रही है। इफ द नेशनल इमरजेंसी इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द स्टेट, किस मतलब इंडिया में अगर पहले से ही नेशनल इमरजेंसी पहले से ही चल रही है तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और 1 वर्ष हो चुका है तो उससे भी आगे उसको बढ़ाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है ये। अब दूसरी जो स्थिति है वो क्या है, दूसरी ये है कि यदि चुनाव आयोग ये सिफारिश करता है कि राज्य में चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं, इफ द इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्स दैट इट इज नॉट फीजिबल टू कंडक्ट द इलेक्शन इन द स्टेट, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, ऐसी स्थिति में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि 1 वर्ष से अधिक अगर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सबको पता होना चाहिए, वो है किसी भी दशा में इस अवधि को 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि ऊपर वाली 2 कंडीशन है तो 6 महीने फिर सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा के उसे 6 महीने आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से 3 साल तक की राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, पर 3 वर्ष से अधिक किसी भी स्थिति में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा संविधान में संशोधन। ओके, फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या किया गया था, इसमें आर्टिकल 356 के अंदर कुछ संशोधन किया गया था। वो संशोधन क्या था, अब हम यहाँ पर देखेंगे। संशोधन ये किया गया था कि राष्ट्रपति जो है वो पार्लियामेंट के अप्रूवल से, संसद के अप्रूवल से राष्ट्रपति शासन को सीधा 1 साल के लिए एक बार में लगा सकते थे। मतलब एक ही बार में 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन को पार्लियामेंट्री संसदीय अप्रूवल के थ्रू लगा सकते थे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था प्रोसीजर के अंदर कि 6 महीने और 6 महीने इस तरीके से बढ़ाया जाएगा, मतलब एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, संविधान में संशोधन करके इसे सीधा 1 ईयर कर दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जो है उसमें अनुच्छेद 356 में क्या बदलाव किए गए, वापस उस 1 साल की अवधि को घटा करके क्या कर दिया गया, 6 मंथ्स। ठीक है, जो अभी कंडीशंस हैं वापस 6 मंथ्स कर दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें पता होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति शासन जब भी किसी राज्य में लग जाता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, तो पहला जो प्रभाव है वो क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की जो कार्यपालिका है वो भंग कर दी जाती है तथा राज्य की समस्त शक्तियां जो है वो संघ को प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है उसको डिसमिस कर दिया गया है और स्टेट की जो सारी पावर्स हैं वो यूनियन के पास ट्रांसफर हो गई है। ओके, तो दूसरा क्या प्रभाव हो सकता है, राज्य की विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है। या तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है वो सस्पेंड कर दी जाएगी या फिर उसे भंग कर दिया जाएगा।
और क्या प्रभाव इसके हो सकते हैं? राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका का संचालन करते हैं। तो जब स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव भी फंक्शन नहीं कर रही है और एग्जीक्यूटिव को भी डिसमिस कर दिया गया है, तो राज्य के जो कार्य हैं उनका संचालन कैसे होगा? राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य के जो कार्य हैं उसका संचालन करेंगे। इसके अलावा और क्या प्रभाव हो सकता है? अब राज्य विषय सूची पर भी कानून संसद बनाएगी। तो स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी कानून बनाने की, उनके ऊपर भी लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको चली जाएगी? वो पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये कुछ मुख्य प्रभाव हैं जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, तो ऐसी स्थितियां देखने को हमें मिल सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य के कार्य का संचालन करेंगे। तो कौन होगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि और राज्य के कार्यों का संचालन कैसे होगा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो राज्य का जो राज्यपाल है, जो स्टेट का गवर्नर है, वो राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य सचिव की सहायता से, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता से वो क्या करेंगे? राज्य के कार्यों का संचालन करेंगे। ओके, तो ये था कि क्या प्रभाव हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने यहाँ पर ये देखा था कि राज्य की जो है, राज्य की जो कार्यपालिका है वो भंग हो जाएगी, राज्य की जो विधायिका है उसको भी भंग किया जा सकता है, उसको निलंबित भी किया जा सकता है। तब जब राज्य की जो विधानसभा है वो निलंबित हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या परिस्थितियां जो है राज्य में देखने को आपको मिल सकती है, उन पर भी थोड़ी नजर हम डालते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या है, जब जो संसद है वो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो संसद अगर चाहे, तो हमने वहां पर 4th पॉइंट पिछली साइड में डिस्कस किया था कि संसद क्या कर सकती है, सॉरी, जो राज्य के जो कानून बनाने के जो शक्तियां हैं वो किसके पास चली जाएगी? संघ के पास चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात हम देख रहे हैं। तो संसद के पास वो पावर आ गई है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो संसद के पास ये पावर आ गई है कि वो राज्य की विषय सूची के ऊपर कानून बना सकती है। पर अगर संसद सत्र में नहीं है और संसद चाहे तो राज्य के लिए विधि बनाने की जो शक्तियां हैं वो किसको दे सकती है? राष्ट्रपति को दे सकती है। ठीक है, तो ये एक प्रभाव हम देख सकते हैं जब विधानसभा निलंबित हो चुकी हो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाने की वजह से। और दूसरा क्या हो सकता है, अब जब संसद अगर सत्र में नहीं है और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और ऐसी स्थिति में राज्य की जो संचित निधि है, राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है, उसका प्रयोग किया जाना है। अब उसका प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए होगा? संसद से अनुमति, संसद से सैंक्शन होना जरूरी है। पर संसद सत्र में ही नहीं है तो उसको कौन अप्रूव कर सकता है? उसको राष्ट्रपति अप्रूव कर सकता है। किसको अप्रूव कर सकता है? संचित निधि को, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के प्रयोग को। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा क्या इफेक्ट हो सकता है। जब संसद सत्र में नहीं है और राज्य में किसी पर्टिकुलर लॉ की जरूरत पड़ रही है, किसी कानून की जरूरत पड़ रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सीधा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस। फाइन, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन हट गया है, राष्ट्रपति ने क्या करा है? जब राष्ट्रपति शासन था तब वहां पर ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट किया है, वहां पर अध्यादेश जारी किया है। और जब वो राष्ट्रपति शासन उस राज्य से हट गया है तब उस अध्यादेश का क्या प्रभाव होगा? क्या वो जो अध्यादेश है वो प्रभाव, उसका सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब किसी राज्य से राष्ट्रपति शासन हट जाता है उसके बाद भी उस दौरान जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी करे हैं वो प्रभाव में बने रहते हैं। ठीक है, सो द ऑल द ordinances promulgated by president during the president rule in a state remains in the power even after revocation of the president rule from the state. ओके, अब हम देखते हैं, चलो ये तो हमें पता चल गया कि जब विधानसभा निलंबित हो जाती है तो क्या क्या मेजर इश्यूज देखने को आपको मिल सकते हैं और उन इश्यूज से डील करने के लिए क्या प्रावधान आर्टिकल 356 में किए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो उस राज्य के अंदर उच्च न्यायालय की क्या स्थिति रहती है? व्हाट विल बी द कंडीशन, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ हाई कोर्ट इन दैट स्टेट जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होता है। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट है वो ना तो
जो उच्च न्यायालय है उसकी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है, ना ही उससे संबंधित प्रावधानों को निलंबित कर सकता है। तो राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है और उनसे संबंधित प्रावधानों को भी वह निलंबित नहीं कर सकते हैं। सो प्रेसिडेंट कैन नॉट अज्यूम हिमसेल्फ द पावर वेस्टेड इन द स्टेट हाई कोर्ट और सस्पेंड द प्रोविजंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द हाई कोर्ट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद भी उस स्टेट के अंदर, उस राज्य में जो हाई कोर्ट की स्थिति है वो वैसी की वैसी ही रहती है, उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आती है और ना ही राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उन शक्तियों में कोई कटौती करे। इसका मतलब वो यथास्थिति के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगने से कार्यपालिका पर हम प्रभाव देख रहे हैं, हम विधायिका पर प्रभाव देख रहे हैं, पर जो जुडिशरी है स्टेट की उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कशन करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के बीच में क्या अंतर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो अब हम इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे। तो राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच में जो पहला डिफरेंस है वो है उद्घोषणा के बेसिस पर, वो है प्रोक्लेमेशन के बेसिस पर। तो जैसा कि हमने अभी शुरुआत में डिस्कस किया था कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो कब लगाया जाएगा, जब संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो रहा है उस राज्य में, व्हेन देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के पीछे क्या आधार होने चाहिए, या तो युद्ध की स्थिति है, वॉर चल रहा है, या फिर बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अग्रेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, या फिर आर्म्ड रिबेलियन, सशस्त्र विद्रोह हो गया है। तो इन तीन परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पर है, वो बेस्ड है राज्य की जो विधायिका है और कार्यपालिका है उसके बेसिस पर। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो राज्य की जो विधायिका है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है और कार्यपालिका है, ये दोनों काम करती रहेंगी। ठीक है, दे विल फंक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। जबकि हमने राष्ट्रपति आपातकाल में ये देखा था, राष्ट्रपति शासन के अंदर ये देखा था कि जो राज्य की कार्यपालिका है और राज्य की जो विधायिका है ये भंग कर दी जा सकती है या फिर इनका निलंबन भी हो सकता है। ओके, सो द स्टेट एग्जीक्यूटिव कुड बी डिसमिस्ड और इट कैन बी सस्पेंडेड एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव। जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ऐसी स्थिति में उनका ना तो भंग होगी ना ही उसका निलंबन होगा, वो कार्य करती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट बट कैन नॉट डेलीगेट द पावर। ठीक है, मतलब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है ऐसी स्थिति के अंदर राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है संसद, पर उस पावर को, उस शक्ति को वो किसी और को नहीं दे सकती है। जबकि हमने राष्ट्रपति शासन के अंदर ये डिस्कस किया था कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और संसद चाहे तो वो पावर किसको दे सकती है, प्रेसिडेंट को। अभी हमने पिछली स्लाइड में इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि अगर संसद सत्र में नहीं है और संसद अगर चाहे तो ये पावर जो है राज्य की विषय सूची पर कानून बनाने के जो शक्तियां हैं वो किसको दे सकती है, प्रेसिडेंट को दे सकती है। अब नेक्स्ट क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो बेस्ड है ड्यूरेशन के ऊपर। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके लिए कोई भी मैक्सिमम पीरियड जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, नो मैक्सिमम पीरियड इज प्रिस्क्राइब्ड, इसे कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। जबकि हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि जो राष्ट्रपति शासन है किसी भी राज्य में उसके लिए जो अधिकतम अवधि है वो कितनी हो सकती है, 3 इयर्स, 3 साल से ज़्यादा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को नहीं बढ़ाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। फिर जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो प्रक्रिया के ऊपर बेस्ड है। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लगानी होती है, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाना होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए संसद के दोनों सदनों से वो प्रस्ताव स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए।
ठीक है। जबकि राष्ट्रपति शासन कहीं किसी राज्य में लगाना है तो संसद के दोनों सदनों से वो सिंपल मेजॉरिटी से, सामान्य बहुमत से वो पास होना चाहिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है इनका असर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, उन पर क्या कैसा रहता है। तो जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में तो इसका हमारे मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट होता है। ठीक है। अब जो अंतिम जो डिफरेंस है, अंतिम जो इनके बीच में अंतर है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो है इसको हटाने के ऊपर। ठीक है। इसको किस तरीके से लगाने के बाद हटाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको हटाने के लिए लोकसभा से एक लोकसभा अगर एक रेजोल्यूशन पास करती है तो उसको हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन जो है किसी भी राज्य में उसको राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस थे जिनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे जानने का ये प्रयास करते हैं कि जब अनुच्छेद 356 के प्रावधानों को बनाया गया था तब हमारी जो संविधान सभा है उसके क्या उद्देश्य थे। तो आपको ये जानकर के बहुत हैरानी होगी कि आर्टिकल 356 के जो प्रावधान है उसका हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारी संविधान सभा ने बहुत विरोध किया था और इसकी कड़ी आलोचना की गई थी। ऐसी स्थिति में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए इसे डेड लेटर कहा था और कहा था कि इट शुड बी यूज्ड एज लास्ट रिजॉर्ट। उन्होंने कहा था कि इसका प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। अब आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि 1977 के बाद जब मुरारजी देसाई की सरकार केंद्र में आई तो उन्होंने कांग्रेस शासित 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया। कांग्रेस शासित 9 राज्यों में उन्होंने प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम किया। और जब 1980 के अंदर बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, बीजेपी की गवर्नमेंट केंद्र में आई, तो उन्होंने कांग्रेस शासित 9 राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया। 1992 के अंदर जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बीजेपी शासित 3 राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन को लगाया। वह बीजेपी शासित 3 राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर राजस्थान है इसलिए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय कांग्रेस सरकार ने, जो कि केंद्र में थी, धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा रखा था और उन्होंने यह कहकर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन को लगाया कि राज्य सरकार इसकी पालना नहीं कर रही है। और इसके संदर्भ में इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस राष्ट्रपति शासन के प्रोक्लेमेशन को, उद्घोषणा को सही माना। और यहाँ पर यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अवधारणा दी थी, ये जजमेंट दिया था, ये लैंडमार्क जजमेंट था जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का बुनियादी ढांचा माना और कहा कि अगर राज्य इसकी पालना करने में विफल होता है तो इसे भी संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और कुछ फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं कि राष्ट्रपति शासन को किन किन राज्यों में कितनी बार लगाया गया। तो हमारे लिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसे सबसे ज़्यादा यूपी में लगाया गया, करीब करीब 10 बार इसे यूपी में लगाया गया। और उसके बाद राजस्थान की तरफ हम देखते हैं तो राजस्थान में इसे 4 बार लगाया गया। और सबसे पहले कहाँ लगाया गया? सबसे पहले से पंजाब में 1953 में लगाया गया। सबसे पहले भी इसे पंजाब में लगाया गया, तब का पंजाब पेप्सू कहलाता था, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। और सबसे लंबे समय के लिए भी इसे पंजाब में ही लगाया गया, लगभग 2003 तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रहा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने तो आपसे ये कहा था कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो है वो 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो फिर पंजाब में 2003 तक कैसे इसे लगाया गया? तो इसके लिए किए गए थे बहुत सारे संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको पंजाब में बहुत लंबे समय के लिए लगाया गया। अब हमारे लिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जहाँ जो फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए वो है राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में हमें सारी डिटेल पता होनी चाहिए कि कब कब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम किया गया था, उस समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे, गवर्नर कौन थे, ये सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं
तो राजस्थान में सबसे पहले इसे 1967 में लगाया गया था, 13 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक, और वो हमारी फोर्थ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, फोर्थ लेजिस्लेटिव असेंबली। और उस समय में हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहन लाल सुखाड़िया, और जो हमारे गवर्नर थे वो थे सरदार हुकुम सिंह, और हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे सर्वपल्ली राधा कृष्णा। इसके बाद दूसरी बार राजस्थान में से 1977 में लगाया गया, 30 अप्रैल से लेकर के 21 जून तक, और ये हमारी फिफ्थ लेजिस्लेटिव असेंबली थी। और हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी, हमारे जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो थे वेदपाल त्यागी, और हमारे जो राष्ट्रपति थे उस समय वो थे बीडी जट्टी। बीडी जट्टी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। फिर तीसरी बार इसे कब लगाया गया राजस्थान में, तो तीसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन को 1980 में लगाया गया, और 17 फरवरी से लेकर के 5 जून तक, और वो हमारी सिक्स्थ लेजिस्लेटिव असेंबली थी। और हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, श्री भैरव सिंह जी शेखावत, और हमारे जो गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो थे रघुकुल तिलक, और हमारे जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। अब फोर्थ टाइम, चौथी बार राजस्थान में इसे कब लगाया गया, 1992 में, और 15 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर 1993 तक ये हमारी नाइन्थ लेजिस्लेटिव असेंबली थी। और हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरव सिंह जी शेखावत, और हमारे गवर्नर जो थे वो थे मैरी चन्ना रेड्डी। अब इस एक साल के दौरान गवर्नर चेंज हुए थे, और दूसरे जो गवर्नर थे वो थे धनन लाल मंडल, और हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। अब ये जो पहले 3 जो प्रोक्लेमेशन है, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी केंद्र में। ठीक है, तो ये थे फैक्ट्स राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन को कब कब लगाया गया। अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 के प्रयोग से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लैंडमार्क जजमेंट इसके रेस्पेक्ट में दिया है, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको इसके बारे में डिटेल में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका प्रयोग, आर्टिकल 356 का प्रयोग, राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। अगर किसी राज्य में अस्थिरता की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, वहाँ की राज्य सरकार जो है वो अस्थिर हो रही है, या वहाँ पर हंग असेंबली जैसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले उस राज्य सरकार के अंदर फ्लोर टेस्ट करवाया जाना चाहिए, ना कि सीधा वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम किया जाना चाहिए। फिर इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू भी किया जा सकता है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इम्पोज किया गया है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। जैसा कि 2016 के अंदर उत्तराखंड में हुआ था। 2016 में उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया गया था, और इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उस उत्तराखंड के अंदर जो स्टेट इमरजेंसी लगाई है वो बहुत ही गलत तरीके से लगाई है, और ना सिर्फ उसको गलत बताया बल्कि उसको कोर्ट ने खारिज भी किया। ठीक है, इसके बाद और क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 के प्रयोग के लिए दी है कि अगर कोर्ट ये पाता है कि किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को बहुत गलत तरीके से लगाया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट वहाँ के मंत्री परिषद को और विधानसभा को पुनर्स्थापित कर सकता है। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिसको या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसमिस कर दिया जाता है, उसको रीस्टोर कर सकता है। इसके अलावा जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको संसदीय अनुमोदन के बाद ही भंग किया जाना चाहिए। किसके संसदीय अनुमोदन के बाद? प्रेसिडेंट रूल के प्रोक्लेमेशन के संसदीय अनुमोदन के बाद ही उसको भंग किया जाना चाहिए, उसके पहले भंग नहीं किया जाना चाहिए। फिर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पंथ निरपेक्षता को संविधान का बुनियादी ढांचा माना है। इसके अलावा और क्या गाइडलाइन है, केंद्र में नए दल जब आते हैं तो राज्य में अगर विपक्षी दल की सरकार है तो इस आधार पर वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है और हमारे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो इस बेसिस पर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि
आर्टिकल 356 से रिलेटेड, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कमीशंस हैं जिन्होंने सिफारिशें दी हैं, इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं। तो पहली जो कमीशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन जो है इसको 1983 में अपॉइंट किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे रंजीत सिंह सरकारिया, वह सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अब ये जो कमीशन है इसने क्या बोला था आर्टिकल 356 के बारे में वो हम देखते हैं। इसने कहा, इसने भी यही बात कही थी कि इसका जो उपयोग है वो अंतिम विकल्प के साथ और बहुत ही संयम से किया जाना चाहिए। आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड वेरी स्पेरिंगली एंड ओनली एज लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो पहली इसकी रिकमेंडेशन अब हम देखते हैं। राष्ट्रपति की उद्घोषणा में यह कारण शामिल होना चाहिए कि उन्हें क्यों लगता है कि राज्य सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता है या नहीं चल सकता है। इसका मतलब यहाँ पर रेलेवेंट मटेरियल की बात हो रही है, यहाँ पर तथ्यात्मक प्रमाण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति को लगा और उन्होंने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा दिया। रेलेवेंट प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर और क्या रिकमेंडेशन दी है, इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि केंद्र को राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले किसी भी राज्य में चेतावनी देनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी स्टेट है वो सेंटर के प्रोविजंस को नहीं, सेंटर के निर्देशों को, डायरेक्टिव्स को नहीं फॉलो कर रहा है तो पहले स्टेट को वार्निंग दी जानी चाहिए, ना कि सीधा वहाँ पे प्रोक्लेमेशन किया जाना चाहिए स्टेट इमरजेंसी का। और क्या सिफारिश है इनकी, तो अनुच्छेद 356 का उपयोग राजनीतिक दरार के निपटान के लिए नहीं किया जाना चाहिए। द आर्टिकल 356 शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सेटलिंग द पॉलिटिकल स्कोर्स। जैसे कई बार केंद्र में अलग दल की सरकार होती है और राज्य में अलग दल की सरकार होती है, दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं, दोनों में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस का बदला लेने के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो अंतिम इसकी जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है वो क्या है, इट ऑल्सो रिकमेंडेड अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल इन ऑर्डर टू डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर बाय प्रेसिडेंट। इसका मतलब 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन जब राज्य में लगाते हैं तो वहाँ की विधानसभा को भंग करते हैं, तो इससे रिलेटेड क्या किया जाना चाहिए, प्रोविजंस का अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। इतना इजी इसको नहीं बनाया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लगाया और राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आयोग के बारे में। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आयोग है वो है पुंची आयोग। ये जो पुंची कमीशन है इसको 2007 के अंदर अपॉइंट किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो थे मदन मोहन पुंची। मदन मोहन पुंची जो है वो इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रह चुके हैं। तो इन्होंने इनकी इस कमीशन ने क्या इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी थी अब वो हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा था द सेंटर शुड ट्राई टू ब्रिंग ओनली अ स्पेसिफाइड ट्रबल्ड एरिया अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन फॉर अ ब्रीफ पीरियड। तो इनका ये कहना था कि केंद्र को एक संक्षिप्त अवधि के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत केवल एक विशिष्ट परेशान क्षेत्र को लाने का प्रयास करना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है तो पूरे स्टेट में अगर नहीं हो रहा है और एक छोटे एरिया में हो रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, तो पूरे स्टेट में स्टेट इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं किया जाना चाहिए और सेंटर को क्या करना चाहिए, उस डिस्टर्ब्ड एरिया को अपने अंडर लेना चाहिए टू कंट्रोल द सिचुएशन। इसके अलावा इनकी क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि आर्टिकल 356 के अंदर सूटेबल अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए, ठीक है, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अभी हमने डिस्कस की थी उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके अलावा इन्होंने लोकलाइज्ड इमरजेंसी का सुझाव दिया है जो अभी हमने डिस्कस भी किया है, उसे कहते हैं स्थानीय आपातकाल। इसका मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो परेशान डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सिचुएशन जो है वो ख़राब है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को ही सिर्फ प्रेसिडेंट रूल के अंडर लिया जाना चाहिए, ना कि पूरी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग किया जाना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने प्रेसिडेंट रूल के बारे में डिस्कस किए। प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, उसे किस तरीके से स्टेट में प्रोक्लेम किया जाएगा, कितने ड्यूरेशन के लिए किया जाएगा, फिर उसका हमने कंपैरिजन किया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखी और हमने इम्पॉर्टेंट कमीशंस भी देखी। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी प्रेसिडेंट रूल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिटी के नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर। थैंक यू, टेक केयर।